साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शमीम और आप साथियों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल MS सीटेट करेक्ट पर। साथियों, आज हम NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहा जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच कर लेंगे तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए इसे डिटेल से जानते हैं। बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक दस्तावेज़ है। यानी नेशनल करिकुलम वर्क, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कहा जाता है, वो इसलिए बनाया गया है कि बालकों को कैसे पढ़ाया जाए, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाए और बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को एक दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहा जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ। एग्ज़ाम की में पूछ सकता है कि सब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की उद्धरण जो होगा कहाँ से हुआ, तो हमें ध्यान में रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध जो सभ्यता और प्रगति है, उससे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की उद्धरण हुआ। यानी उससे, उस निबंध से इसे बनाया गया। आगे कहा जा रहा है, जिनमें इन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन का ही कुंजी है। NCF 2005, इनके अंदर कुछ हम मार्गदर्शी सिद्धांतों को देखने जा रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये मार्गदर्शक सिद्धांत को हमें ध्यान में रखते हुए कार्य करनी है। पहला नंबर में कहा जा रहा है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जो स्कूल में बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है, उसको हम बाहर से जोड़ करके शिक्षा देंगे। अगर बच्चे को किसी पेड़ के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो उसे बगीचे में ले जाकर पेड़ दिखानी चाहिए, ताकि वो चीज़ों को देख करके समझ सके। अगर कोई पशु पक्षी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो उसे पशु पक्षियों को के पास ले जाकर दिखाना है, ताकि वो अपने अनुभव को जो उन्होंने किताबी। दूसरा नंबर में कहा जा रहा है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना है। बच्चे को इस तरह से शिक्षा देनी है कि उसे बिल्कुल ही समझ में आ जाए। बच्चे को कोई चीज़ रटवाना नहीं है, रटवाने से बच्चा रट्टू तोता हो जाता है। उन्हें समझाना है, ताकि उन्हें माइंड में हमेशा के लिए वो सेट हो जाए। तीसरा नंबर में कहा जा रहा है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। बच्चे को जो चीज़ किताब में लिखी लिखाई है, सिर्फ वही नहीं बताना है, उसके अलावा हमें बाहर से भी कुछ ज्ञान देनी है, ताकि बच्चे के चहुमुखी विकास हो सके। कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए। कक्षा में जो सिखाया जा रहा है, उनको गतिविधियों से भी जोड़ना है। अगर बच्चे को कोई खेल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो उन्हें खेल भी सिखाना है, उनसे खिलवाना भी है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इनमें 2 बातें कही गई है कि बच्चों को जो हम शिक्षा दे रहे हैं,
उनको इस तरह से शिक्षा देनी है, शिक्षित करनी है, जिससे कि वो राष्ट्र के लिए समर्पित रहे, राष्ट्र के प्रति उन्हें आस्था बना रहे। और दूसरी बात इसमें कहा जा रहा है कि इन राष्ट्र पाठ्यक्रम में राष्ट्र की बिंदु को शामिल किया जाए, जिससे बच्चे उन्हें सीख सके, समझ सके। सिद्धांत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान लेते हैं। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना है। बच्चों को जो ज्ञान दिया जा रहा है और उससे विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच के जो दूरी है उन्हें कम करना है। बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। आगे कहा जा रहा है एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी को रटने की प्रणाली से मुक्तकरण था, ताकि विद्यार्थी की चहुमुखी विकास हो सके। इसको हम आगे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा हम आगे देखने जा रहे हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो। ऐसी विशेष सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। जो हम शिक्षा बच्चों को देने जा रहे हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बच्चों को हमें ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को जो भी शिक्षा दिया जाए उसके फ़ायदे के लिए हो, जिससे उससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इसका निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था एवं इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य था आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थी को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। इसमें कहा गया है कि एनसीएफ का जो निर्माण हुआ है वो एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रोफेसर कृष्ण कुमार को नेतृत्व में दिया गया और इसका जो प्रमुख लक्ष्य था वो आत्मज्ञान, यानी विद्यार्थी को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी। आत्मज्ञान का मतलब है कि बच्चों को अंदर से स्ट्रांग बनाया जाए। उन्हें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अंदर कहा गया है कि जितने भी बच्चे हैं उनकी अपनी अपनी कौशल होती है, उन्हें अपने कौशल, अपना अनुभव को व्यक्त करने का भी मौका दिया जाना चाहिए। बच्चे जब तक अपना अंदर की बात दूसरों तक शेयर नहीं करेंगे तो उन्हें हम कैसे जान पाएंगे कि उनके अंदर क्या चीज़ें चल रही। एनसीएफ 2005 में लिखा गया है शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना चाहिए, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित कर। हमें इसमें शिक्षा इस तरह से, शिक्षण कार्य इस तरह से हमें करना है कि इसमें गरीबी, लिंग भेद, यानी लड़के और लड़कियों में इस तरह से हमें जात पात नहीं दिखानी है कि लड़का ज़्यादा विद्वान होते हैं, लड़की कम जानते हैं। इन सारी प्रक्रिया से हमें बिल्कुल बचना है। आगे कहा जा रहा है यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया। ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। इसके अलावा विद्यार्थी को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पुस्तक पर आधारित शिक्षा नहीं हो। इसके अलावा शिक्षा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी हो। ये मुख्य पॉइंट है, हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे
समझ लेना कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे एनसीएफ 2005 के अंग भाग कहा जाता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को 5 भागों में बंटन वर्णित किया है। पहला नंबर में है परिप्रेक्ष्य, सीखने का ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की आस्था एवं आकलन, विद्यालय व कक्षा का वातावरण। 5वां नंबर में है व्यवस्थागत सुधार। एनसीएफ 2000 के प्रमुख सुझाव, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख विशेषताएं। एनसीएफ में क्या क्या विशेषताएं की गई हैं, उनको हम एक एक करके देखने जा रहे हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। एनसीएफ में ये मुख्य रूप से दर्शाया गया है कि जो हम बच्चों को शिक्षा देनी है वो पहले उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना है। अगर बच्चे अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, उनकी मातृभाषा हिंदी है, तो हमें बिल्कुल हिंदी में ही अंग्रेज़ी उन्हें सिखानी है। इस तरह से हमें शिक्षा देनी है ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना हो। अगला पॉइंट है शिक्षण सूत्र, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। इसमें कहा गया है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बच्चे को जो ज्ञात है, जो नॉलेज में है, उससे हम जो उसके नॉलेज में नहीं है उस पर हम ले जा सकते हैं ताकि बच्चे उससे भी जान पाएँ। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। जो बच्चे के लिए मोटी मोटी किताब तय किया जाता है कि बच्चे को इस तरह की मोटी किताबें देना है, वो पढ़वानी है, तो ये सारी चीज़ बच्चे के लिए असफलता के प्रतीक है, क्योंकि बच्चे इसे बोझ समझते हैं अपने सर पर। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। जो मूल्य, जो वैल्यूज़ है, उन्हें बिल्कुल उपदेश की तरह नहीं देना है उसे, बल्कि वातावरण में, माहौल में उसे बिल्कुल उतारना है, उतार कर बच्चों को दिखानी है। अभिभावकों को सख्त का संदेश किया जाएगी। बच्चे को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। अभिभावकों को सख्त का संदेश दिया जाएगा कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। आजकल की धारणा बनी हुई है कि हर अभिभावक अपने बच्चों से बड़ी बड़ी उम्मीदें रख लेते हैं कि बेटा तुम ये किताबें पढ़ लो, तुम डॉक्टर बनोगे, वो पढ़ लो, तुम्हें इंजीनियर बनना है। हमें बच्चे से इस तरह की कोई बड़ी उम्मीदें नहीं रखनी हैं। इन सारी चीज़ों को करने से बच्चों में एक भार उसके सर पे आ जाता है और वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। बच्चों को स्कूल की बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। बच्चे के स्कूल की बाहर, यानी बच्चे जो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके घर में जो वातावरण है बिल्कुल तनाव मुक्त होना चाहिए। उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घर की माहौल उन्हें बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। उसे कोई काम वगैरह की टेंशन नहीं देना है। बच्चे को जितने ही खुला माहौल देंगे, बच्चा कुछ खेलेगा, वो कुछ अपना शेयर अपने फ्रेंड दोस्तों में करेगा, जिससे कि उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। इसमें कहा गया है कि बच्चे की जो मौलिक विचार है, यानी उसकी थॉट जो है, वो शिक्षा के समान ही दूसरों के साथ प्रस्तुत करता है। खेल आनंद सामूहिकता की भावना के लिए है। खेल जो है आनंद और सामूहिकता, यानी ग्रुप में किस तरह से, खेल को ग्रुप में किस तरह से एक दूसरे से मदद लिया जाता है, वो इसके लिए है, ना कि रिकॉर्ड बनाने, बाल तोड़ने की भावना को बढ़ावा न दें। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। बच्चे को से कोई भी कंपटीशन ना करवाएं, वो एक दूसरे से
बल्कि उन्हें जो भी कार्य करवाएं उससे एक दूसरे के मदद के लिए उस तरह से हम उन्हें कार्य दें ताकि बच्चे में सामूहिकता बनी रहे। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। शिक्षकों के लिए जो भी टीचिंग मटेरियल है उन्हें समय पर दिया जाए ताकि वो बच्चों को सही से समझा पाए। आगे कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग किया जाए। यानी शिक्षण अधिगम जिस भी परिस्थिति में हम दे रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा का प्रयोग किया जाए। सज़ा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। बच्चों में किसी प्रकार की सज़ा या लालच की वजह से वो बच्चा पढ़ाई करता है, इन सारी चीज़ों से हमें दूर रखना है। कई वक्तों में ऐसा होता है जो बच्चे सज़ा के डर से वो विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, या कोई बच्चा है जो सिर्फ चॉकलेट खाने के लिए ही वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इस तरह की भावना से हमें बिल्कुल बच्चे को दूर रखना है। आगे कहा जा रहा है समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने के अवसर दें। कल्पना का मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। बच्चे को सोचने समझने का ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मौका देना चाहिए। इससे बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास होगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आगे कहा जा रहा है सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। हमारी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें एक तरह की एक समान सबके लिए वातावरण तैयार करना है। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने में ज़्यादा तेज़ हैं तो उन्हें ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो कमज़ोर है हमें उन पर भी ध्यान देना है ताकि वो भी उस लेवल तक पहुंच सकें। आगे कहा जा रहा है बालकों की चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। बालकों की हर तरह की विकास हो, उनकी बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों को अभिभावकों की भी जोड़ा जाए। जो शिक्षा के अलावा और भी गतिविधि है उनमें भी अभिभावकों को जोड़ा जाए ताकि अभिभावक भी बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो सके और बच्चे को मदद कर सके, बच्चे से वाद विवाद डिस्कशन कर सके। इस तरह से हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करवानी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।